भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान की खिदमत की है। आज इस अथॉरिटी की एक रिपोर्ट लॉन्च है जिसके लिए मुझे बुलाया गया। यहाँ तमाम साथी उस अथॉरिटी के जो मेंबर्स हैं और चेयरमैन साहब हैं मौजूद हैं। मेंटल हेल्थ, जो ज़हनी सेहत, ये एक बहुत अहम टॉपिक है जिस पर हमारे माशरे में बात नहीं होती, और अगर बात होती है तो उसे बुरा समझा जाता है, उसे मायूब समझा जाता है, उसे स्टिग्मेटाइज किया जाता है। अगर कोई कहे कि मुझे कोई ज़हनी मसला है तो उसे पागल करार दे दिया जाता है। और यही वजह है कि कई लोग जिनको मेंटल हेल्प की ज़रूरत है वो इस वजह से उन लोगों से रुजू नहीं करते या वो इलाज नहीं करवाते जिसकी उनको ज़रूरत है। और ये लोग बहुत जगहों पे हो सकते हैं, ये माशरे के किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, और क्योंकि ये अपनी इस तकलीफ़ का इलाज नहीं कराते तो लिहाजा इनके काम पर, इनकी परफॉर्मेंस पर असर होता है। जिन घरों में ये मसला होता है उस घर के माहौल पर असर होता है, उस माहौल की वजह से उन बच्चों की सेहत और तरबियत पर असर होता है जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। तो ये एक साइकिल है। अगर ये साइकिल सही चलती है तो माशरे में तरक्की होती है और अच्छी प्रोग्रेस होती है, जिसे कहते हैं ना कि क्वालिटी प्रोग्रेस, वो होती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यकीनन हम अपने कई टारगेट्स को मीट नहीं करते। तो ये बड़ी एक अहम आज चीज़ डॉक्टर साहब ने यहाँ पे हमें प्रोग्राम के ज़रिए आगाही दी है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा है कि आप इसकी अवेयरनेस को बढ़ाएं। रिपोर्ट तो मुरतब होती हैं, बुक्स लिखी जाती हैं, पर जब तक ये आगाही इस मुल्क के हर फर्द को हर घर में नहीं होगी तब तक हमारा मिशन जो है वो पूरा नहीं होगा। और इसके लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अवामी नुमाइंदों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को इंगेज करें, क्योंकि प्रोफेशनल्स तो नॉलेज देते हैं लेकिन ये नॉलेज जिनको देनी है वो लोग माशरे के अंदर हैं, वो लोग गली मोहल्लों कस्बों में रहते हैं, उन तक ये मैसेज जाना ज़रूरी है। मीडिया बहुत अच्छा रोल और बहुत अहम रोल अदा कर सकता है इस सिलसिले में। मेरी ये दरख्वास्त है मीडिया के साथियों से कि जहां आप सुबह शाम ब्रेकिंग न्यूज़ के तलाश में होते हैं, वहाँ इस तरह के प्रमोशनल जो मैसेजेस हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, उनको भी ज़रूर आगे लेकर आएँ। जो आपके मालिकान हैं उनको भी कहूँगी कि प्लीज़ इस तरह की स्टोरीज़ को कवर करें कि कैसे किसी एक बच्ची ने जो है वो छोटी उम्र की शादी में जो तकलीफ़ें झेली, उसमें एक तकलीफ़ उसकी मेंटल हेल्थ भी थी। किस तरीके से एक बच्चा जो जिसके माँ बाप दहशतगर्दी के शिकार हुए, जिसने अपने माँ बाप को खोया, फैमिली को खोया, सब कुछ खोया, किस तरह उस बच्चे ने ज़िंदगी गुजारी, उस पर क्या असर पड़ा। फिर टेलीविज़न पर हमने जब ये सारी खबरें देखी तकलीफ़ दे, तो किस तरीके से हमारे बच्चों पर असर पड़ा। जो बच्चे स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, और स्कूल्स में हमें टीचर्स को ये आगाही देनी है कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार करें, किसी तरीके से उनके माइंड्स को जो है वो उस पर कोई दाग ना लगे, वो स्कार ना हो। तो ये बहुत अहम बातें हैं। साथ ही साथ यकीनन मुल्क के अंदर जब इंतशार होता है तो वो भी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। जब मुल्क के अंदर रोज़ ये बात हो कि जी किसी को क्यों निकाला, ये बात हो कि जी अब भाई आइनी तरीके से, अभी आइन वकील साहब हमारे यहाँ पाकिस्तान के आइन की बात कर रहे थे, आर्टिकल्स की बात कर रहे थे। अगर मुल्क के आइन के अंदर एक प्रोविज़न है और उसके ज़रिए आपको घर भेजा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली फांसी लगाकर नहीं भेजा गया, जेल में डालकर नहीं भेजा गया, मुल्क बदर कर कर नहीं निकाला गया, पार्लियामेंट से बाइज्जत आईनी तरीके से निकाला गया, जो कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है। तो भी आपकी रट ख़त्म नहीं होती कि मुझे क्यों निकाला, मेरे खिलाफ साजिश है। इस तरह की बातें, इस तरह के झूठे इल्ज़ामात, ज़हनी जो
انسٹیبلٹی ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ ایک پل میں بولا جاتا ہے کہ جی مجھے امریکہ نے جو ہے سازش کر کے نکالا، مجھے امریکہ مارنا چاہتا ہے، یہ کہا گیا نا کسی شخص کی جانب سے. اور پھر اب ہم سن رہے ہیں اتنے مہینوں کی جو بین بجائی گئی، پھر ہم نے سنا کہ بھی امریکہ نے تو کوئی سازش کی نہیں، امریکہ تو اس میں ملوث تھا نہیں، وہ کوئی اور صاحب تھے، وہ صاحب جو ان کے لیے بیسٹ تھے ایک زمانے میں اب وہ ہیں. تو دیکھیں یہ جو بیان بدلنا، یہ بار بار اپنی چیز سے پیچھے ہٹ جانا، یہ بھی ذہنی کیفیت کی نشاندہی کرتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کی ذہنی کیفیت صحیح ٹھکانے پہ نہیں ہے. لیکن ہم آپ کو پاگل نہیں کہہ رہے، ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یو نیڈ مینٹل ہیلپ. You need help from these doctors, the professors who are here. You need to go and show yourself to a medical professional who will tell you that you are suffering from a mental disorder. And please don't play with the law and order of this country. اس ملک میں انتشار مت پھیلاؤ، اس ملک میں انسٹیبلٹی مت کرو پھیلاؤ. اس ملک کو استحکام کی ضرورت ہے. عمران نیازی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اعلان ہو جاتا ہے کہ جی جیل بھرو. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جیل جانے سے نہیں ڈرتے، پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جرائم جو ہیں وہ ثابت ہو گئے ہیں اور آپ کو اریسٹ کیا جائے گا، تو آپ رات کو واویلا مچا کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. بمشکل 7 سے 8 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ جیل بھی نہیں جانا چاہتے. تو ہمت کی جو داستان ہے نا، وہ تو خیر صحافیوں کو بھی پتہ ہے کہ دیوار پھلانگنے سے شروع ہوتی ہے اور بھاگنے سے شروع ہوتی ہے. سو دس کنٹری نیڈ اسٹیبلٹی. اس ملک کے اندر دہشت گردی کی لہر، دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے. ایک بار پھر وہ مائنڈ سیٹ جس کے تحت لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے اس ملک پہ اٹیک کرنے کے لیے، وہ سامنے آ رہے ہیں. سو وی نیڈ پیس، پراسپیرٹی، اسٹیبلٹی. یہ چیزیں ہیں جو ضرورت ہیں اس ملک کی. اچھا سوال ایک منٹ. اگر سوال یہ ہے چیٹنگ کر کے کہ یہ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی آپ نے بنائی ہے، اس طرح کے اور بھی کئی ادارے سندھ حکومت کی طرف سے بنائے گئے ہیں، لیکن ہر ادارے میں اپنی جعلی بھرتی کر کے نہ کوئی میرٹ ہے نہ کوئی کام ہے. یہ پریزنٹیشن اور اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ اس میں ہی نظر آتے ہیں. یہ ادارے عام گراؤنڈ پر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے تیسرا دور چل رہا ہے، عوام پہ، سندھ کے عوام پہ رحم کریں، میرٹ پر لوگ بھرتی کریں تاکہ یہ ادارے بھی کہیں نظر آئیں. ایک تو یہ چیز. دوسرا، مہنگائی کے جو مینٹل ہیلتھ پہ لوگوں کے اس پہ جو اثرات ہوئے ہیں اس کا بھی کوئی اندازہ ہے وفاقی حکومت کو؟ بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے میرٹ کی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس کا جو کام ہے اسی کو سونپا جانا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ اتھارٹی ہے، اس میں چونکہ ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب خود ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میڈیکل پروفیشنل ہے اور سائیکائٹرسٹ ہیں، اور یقیناً ان کا یہ پیشن تھا تو انہوں نے کام شروع کیا. اب ان کا یہ گناہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی ہیں، اس کا حصہ بھی ہیں. دیر از نو پرابلم ان اینی ون ہیونگ اے پولیٹیکل افیلیشن، ایز لانگ ایز کہ جو کام کر رہا ہے وہ کام جانتا ہو یا جانتی ہو. یہ اہم بات ہے. جہاں تک آپ کا سوال آپ کا دوسرا سوال ہے، بالکل بڑے شوق سے اس معاشرے میں پہلے ہم نے یہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی لہر کو بھگتا، 2 دہائیاں لگ گئی، ہم لڑتے رہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 2007 میں کہا تھا کہ جب سوات میں دہشت گرد آ گئے تو وہاں ہمارا جھنڈا نہیں لگ سکتا تھا. شہید محترمہ نے اپنی تقریر میں، جو آخری انہوں نے لیاقت باغ میں تقریر کی، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اسی سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا. آپریشن ہوا جس کے نتیجے میں 25 لاکھ لوگوں کو مائیگریٹ کرنا پڑا، ٹیمپریریلی اپنے گھروں سے نکلنا پڑا تاکہ اس ملک میں آپریشنز ہو، اس ملک میں امن آئے. وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی دفاع کی قسم اٹھائی وہ شہید ہوئے. وہ سویلینز جنہوں نے اس ملک سے محبت کا اظہار کیا، انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، انہوں نے اپنے پیاروں کو گوایا. تو بہت ساری قربانیاں ہم نے دیں، اور یقیناً یہ ایک وجہ بنتی ہے مینٹل سٹریس کی، انگزائٹی کی.
डिसऑर्डर की, और अब जो एक महंगाई का शौक है, फिर क्लाइमेट चेंज का इशू है जिसके नतीजे में तबाही पाकिस्तान में आई, और उस तबाही के नतीजे में मज़ीद गुर्बत, मज़ीद परेशानी का सामना पाकिस्तान की आवाम को हुआ। तो ये बिल्कुल हक़ाइक़ हैं जिसका इदराक भी है और जिसके लिए हुकूमत काम भी कर रही है। जैसे ही सैलाब आया, 70 अरब रुपए, एक ऐसा मुल्क जिसको पिछले 4 बरसों की गलत पॉलिसीज़ ने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, बावजूद उसके जैसे ही सैलाब आता है, ये जो हुकूमत है जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं और अपने डिफरेंसेस होंगे लेकिन इस मुल्क के लिए इकट्ठा है, फ़ौरन 70 अरब रुपए का ऐलान करते हैं कि 25-25 हज़ार रुपये विद इन अ वीक वो पैसे जो हैं वो जितने फ्लड विक्टिम्स को पहुंचा सके हमने पहुंचाए। इसके अलावा अब महंगाई का एक बोझ है और बतदरीज कुछ बरसों से ये चलता आ रहा है, क्योंकि जब 2018 में ये हुकूमत आई थी तब हालात और थे। जो पिछली हुकूमत थी, बहुत सारी बातें उन्होंने की, वो बातें पूरी नहीं हुई, लेकिन जब इस हुकूमत ने ज़िम्मेदारी संभाली तो हालात जो देखे मैं बयान भी नहीं कर सकती, और इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैंने जो है कि मैं एक और जमात से हूँ, वो हालात बताने जैसे नहीं है। आपकी मेंटल जो स्ट्रेस है उसमें इजाफा होगा, लिहाजा ये नहीं कहेंगे कि जी उनका काम है वही ठीक करें। जी हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें ठीक करना है। इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाते रहेंगे। मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं, लेकिन जिन फ़ैसलों का असर अवाम पे होगा वहाँ अवाम के लिए भी रिलीफ पहले भी प्रोवाइड की है, जैसे ही पेट्रोल प्राइसेस बढ़े थे, और आइंदा भी अवाम की जो गरीब तरीन तबका है उसके लिए रिलीफ अनाउंस करेंगे। मैडम मुझे ये बताइएगा, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप लोग ख़वातीन को 3 से 4 हज़ार रुपये दे रहे हैं महीने के, जिसमें एक कुकिंग ऑयल भी आज मुश्किल है, तो किस तरह आप देखती हैं जो महंगाई का हाल ये है कि लोगों को एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है, जो लोग पहले 2 वक्त की खाते रहे वो एक वक्त की भी नहीं खाते, तो किस तरह देखती हैं आप किस हद तक ये महंगाई बढ़ेगी और मजीद और किस हद तक कंट्रोल किया जाएगा? आप भी पूछने में मैं दोनों सवाल दें। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो मिनी बजट आया है उसके अंदर बेशुमार जो है वो टैक्सेस लगाए गए, लेकिन जो आम तासुर है वो यही है कि ये जितना हुकूमती इशराफिया है उन्होंने अपना कुछ भी कम नहीं किया, अपने जो समझ मुल्क की मईशत की वजह से, लेकिन सारा बोझ गरीब। देखिए, आपको याद है कि पिछली हुकूमत जो थी, गो के ये ब्लेम करने की बात नहीं है लेकिन हकीकत है, पिछली हुकूमत के वज़रा और वज़ीर आला सूबों के जो मुंसलिक थे पीटीआई से, जब उनसे महंगाई का सवाल किया जाता था तो कहते थे कि एक रोटी खाओ। फिर जब उनसे सवाल किया जाता था किसी एक ज़रूरत की चीज़ का, तो वो कहते थे फ़लानी चीज़ खाना बंद कर दो, दूसरी चीज़ खाना शुरू कर दो। ऐसी कोई बात मैंने नहीं करनी, मैं कभी नहीं कहती हूँ, और ना हमारी जमात से जो लोग काबीना में या वैसे भी काबीना का कोई रुकन ये नहीं कहेगा आपको कि जी महंगाई नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे आपको कि आदाद व शुमार सही हैं। जो कहते थे कि मुआशी इंडिकेटर्स सारे अच्छे हैं, देखिए मुआशी इंडिकेटर्स तो हम रो रहे थे अच्छे नहीं थे। जब ये 4 बरस मुसल्लत रहे तो हम ये कहते रहे कि गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा, रोज़गार देना है, रोज़गार नहीं है, महंगाई है, हम ये सब बातें कहते थे। और आज भी हमें इस बात का एहसास और इस बात का इदराक है कि ये मुश्किलातें ख़त्म नहीं होती हैं, एक ये कि इमरान की नालायकी के बाद एकदम ख़त्म तो नहीं होती हैं, लेकिन जिस सिमत में इस मुल्क को ले जाना है, जिस पटड़ी पर इसको चढ़ाना है, उस पटड़ी पर चढ़ा रहे हैं। IMF के साथ सख्त तरीन शराइत पर मबनी मुआहदा इमरान अहमद नियाज़ी ने किया है। वो मुआहदा इस बरस जुलाई तक तो चलना है, उससे अगर पाकिस्तान निकलता है तो ये पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान है। इमरान नियाज़ी की तो कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, ये इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी की बात है। और वो पहले कहा करता था कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, जाना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। खुदकुशी तो कब की दूर की बात है, उसने तो सख्त तरीन शराइत पर मनोअन उस पर हामी भरी। पार्लियामेंट से बावजूद अपोजिशन के एहतजाज के, पुरजोर एहतजाज के बावजूद उसने उसे वहाँ से पास करवाया। अब शराइत तो गले में पड़ी ना हमारे। कोशिश हर रिव्यू में हम ये कर रहे हैं कि शराइत को नरम किया जाए ताकि बोझ जो पड़े
टैक्स मेजर्स का वो गरीब तरीन तबके पर कम पड़े। जहाँ तक मेरे एक और भाई ने पूछा, बहुत अच्छा सवाल है, शुक्रिया। जहाँ तक आपने किफ़ायत शारी की बात की, ये काबीना में बात इस पर रोशनी डाली गई और मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक बात बता रही हूँ कि हर वज़ीर का यही कहना था कि हमने ऑस्टेरिटी पर अमल करना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी कायम की है ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए और आपको यकीन दिलाते हैं कि ये ऑस्टेरिटी मेजर्स काबीना से शुरू होंगे और जितनी भी ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं ऑस्टेरिटी को, जहाँ जो हुकूमती दायरों में है वो इसमें शामिल होंगे। जो इसके अलावा हमारा जो कंजर्वेशन प्लान है एनर्जी का, जिससे कि हमारी बहुत सेविंग हो सकती है, हमारी एनर्जी की भी बचत हो सकती है, हमारे पैसे की भी बचत हो सकती है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड फ्यूल लाते हैं तो ख़र्चा बढ़ता है। तो लिहाजा इस एनर्जी प्लान पर भी बाकायदा बड़ी संजीदा बहस और डिस्कशन चल रही है, जो कि कुछ चंद दिनों में ऐलान किया जाएगा। ये चीज़ें डिस्कशन के बाद इसलिए ज़रूरी है सामने लाना ताकि ओनरशिप आ सके, ताकि किसी सूबे पे हम कहें कि जी हमने एक सूबे को कह दिया। भाई सूबे ने ओन करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए हर स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेकर कुछ दिनों में इन प्लान्स को आपके साथ शेयर किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैडम ये बता दीजिएगा, मैडम IMF का एक वक्त आता है, वो देखता है कि पाकिस्तान के जो वजीर हैं तकरीबन 80 रुकने पूरी वज़रा की टीम है, काफी मशीर है, सब कुछ है, वो किफायतशारी नहीं कर रहे। दूसरा IMF ने कहा था कि आप अपने जो 17+ स्टेट्स के जो ऑफिसर्स हैं उनके असासे जो करें और जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जजेस और जनरल्स को दी जाती है उसमें कुछ करें। जैसा आपने देखा श्रीलंका डिफॉल्ट कर दिया था, वो उन्होंने 50% आप ही कर दिया। तो इस चीज़ को भी तो आप लोग का कोई है, क्योंकि आप अगर इतना लीटर पेट्रोल जा रहा है वो आपने मैसेज भी देखेंगे, इसका भी कुछ देखें। 80 मैंने कहा कि किफ़ायत शारी बहुत इम्पोर्टेंट है और पिछली हुकूमत ने किफ़ायत शारी के नाम पर हेलीकॉप्टर बहुत इस्तेमाल किए। लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। आई हर्ड योर क्वेश्चन, आई हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड टू यू एंड आई विल। पिछली हुकूमत ने किफ़ायत शारी का नारा लगाया, ऑस्टेरिटी का, दिखाने के लिए चाय बिस्किट तो थे, लेकिन हेलीकॉप्टर पे रोज़ आना जाना भी था। सो यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये चीज़ें हुई हैं। तो उसको कहते हैं आई वॉश। हाँ, 50 रुपये कहते थे जी, 50 रुपये खर्चा आता है इस हेलीकॉप्टर में जाने से रोज़। और मैं तो पहले भी कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ कि हवाई जहाज़ को हेलीकॉप्टर के मज़े आ गए। तो अब ये मसला, अब व्हाट अबाउट टुडे, एंड मैंने पहले भी अप्रिशिएट किया आपकी बात, एक और दोस्त की बात को, कि देखिए किफ़ायत शारी काबीना में एक बहुत संजीदा गुफ्तगू है एंड काबीना में वज़ीर आज़म साहब गो के, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री, ही इज़ द हेड ऑफ द कैबिनेट। वो चाहते तो वो एक दो ऐलान करके फ़ोटो सेशन कराते, आप भी खुश हो जाते, आप भी कहते जी ये हो गया। लेकिन उन्होंने चूज़ किया टू हैव अ डिस्कशन एंड गेट इनपुट ऑफ कैबिनेट मेंबर्स, और उन्होंने एक काबीना की कमेटी कायम की है जिसमें काफ़ी सख्त मेजर्स जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। एंड आई अश्योर यू कि ना सिर्फ वो ऐलान होगा उसका, लेकिन जो रिजॉल्व है इस कैबिनेट के मेंबर्स का, जो कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, वो उस पर मनोअन अमल करेंगे। एंड ये शिकायत किसी और की नहीं है, ये हमारी अपनी है कि अखराजात को कम करें। हम किसी के कहने पे नहीं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे फ़ौरन कम करेंगे। थैंक यू। We have given different suggestions. हमने एनर्जी कंजर्वेशन में भी अपनी सजेशंस दी हैं, हमने ऑस्टेरिटी में भी अपनी सजेशंस दी हैं। I assure you that the Pakistan People's Party, which is People's Party, will stand with the people of Pakistan। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो अपना हर जो उनका ट्रैवल है वो अपनी जेब से करते हैं। He is not a burden on the public exchequer। तो इंशाल्लाह इसी तरह की बेहतर मिसालें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम करती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। सवाल मेरा ले लें मैडम। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। एक सवाल और है।
मैडम, ये जो कल सीपीओ ऑफिस पे जो हमला हुआ कराची पुलिस ऑफिस, क्या लगता है आपको? सिक्योरिटी हमारा लैप्स नहीं है बहुत बड़ा? सीएम साहब के पास होम मिनिस्ट्री भी मौजूद है, इतना काम उसके बावजूद आपको क्या लगता है ये लैप्स नज़र नहीं आ रहा? दूसरा, जिस तरह आपने आज के प्रोग्राम के हवाले से कहा कि मेंटल हेल्थ लोग जहनी अमराज का शिकार हो रहे हैं, तादाद बढ़ रही है, बिल्कुल इस तजुर्बेकार गवर्नमेंट के अंदर जो कि मुश्तरका गवर्नमेंट तश्कील दी गई है, उसमें महंगाई, हाईएस्ट प्राइस ऑफ पेट्रोल, हाईएस्ट प्राइस ऑफ डॉलर, हाईएस्ट प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल, इसमें लगता नहीं है कि हुकूमत की नाकामी है और जो लोगों को जहनी अमराज के साथ माली मुश्किलात से भी दो चार कर रही है? ये दोनों ज़रा सवाल का बराबर। जी, सबसे पहले तो आपका सवाल जो कराची के अंदर ये वाक़या पेश आया है, नहायत ही अफसोसनाक वाक़या, जो कि कराची पुलिस ऑफिस जो शराय फैसल पर है उस पर अटैक हुआ है। और रात को ऐसे वक्त अटैक हुआ, शाम के वक्त तकरीबन, जब सब जागे हुए थे और जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ थी वो चल रही थी। मैंने पहले भी ये बात की। और इसके बीचों बीच इस तरह का हमला हो जाना, हम ये जानते हैं कि पेशावर की मस्जिद के हमले के बाद ये बात रुकनी नहीं थी, क्योंकि जिस आग से हमने पहले खेला और उसको बहुत हद तक बुझाया, उस आग को जिस तरीक़े से पिछले हुक्मरान और ख़ास तौर पे पिछले साबिका वज़ीर आज़म ने सपोर्ट किया, फैसिलिटेट किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। एमनेस्टी किसने दहशतगर्दों को देने की बात की और दी गई? किसने 100 लोग जो है वो जेलों से आज़ाद कराए? किसने एक दहशतगर्द को रातों रात यहाँ से एक और मुल्क रवाना कर दिया? हम तो चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि ये काम हो रहे हैं इस मुल्क में। हमारे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं वो हमें बताते थे, जैसे ही अफ़गानिस्तान की सिचुएशन हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पहली जमात थी जिसने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई और पार्टी के लाएअमल को डिस्कस किया। और हमारे अरकान जो कि ट्राइबल एरिया से ताल्लुक़ रखते थे, केपी के कुछ एरिया से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने कहा कि इन लोगों का वहाँ आना जाना बहुत आम हो गया है, ये लोग वहाँ नज़र आ रहे हैं और हमारे लिए ख़तरा है। तो ये चीज़ें हमारे सामने थीं। हमने जो एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, वहाँ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी दो टोक बात की। उन्होंने कहा कि कैसे आप बातचीत कर सकते हैं किसी से भी बग़ैर पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिए। उस वक्त की हुकूमत से मुतालबा किया उन्होंने। और आज भी हम ये कहते हैं कि दहशतगर्द किसी का कोई नहीं लगता, वो सिर्फ आपका दुश्मन है। दहशतगर्द का मजहब नहीं है, उसका कोई अकीदा नहीं है, वो सिर्फ मारने में यकीन रखता है। जो बच्चों को, जो बुज़ुर्गों को नमाज पढ़ते हुए, जवानों को इबादत करते हुए, औरतों को, माँओं बहनों बेटियों को मारे, उनको ज़िबा करे, वो इंसान नहीं हो सकता। हम इस वाक़े की सख्त अल्फाज में एक बार फिर मज़म्मत करते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि इसमें किसकी गलती थी, देखें, पाकिस्तान जो है वो कई लोगों को खुटकता है और ये आज से नहीं है। देयर हैज़ बिन दिस होल लाइक कंस्पिरेसी अगेंस्ट द कंट्री। लेकिन अगर हम ही अपना क्लियर माइंड अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर यकीनन हम उस कंस्पिरेसी का शिकार होंगे। इसीलिए हमें ये देखना है, देखिए, दहशतगर्दी के वाक़यात ऐसे ऐसे ममालिक में भी हो जाते हैं जहाँ पर कोई लैब सिक्योरिटी फेलियर की बात नहीं सोचता। तो हमारे मुल्क में तो हमें पता है कि ये मेनेस है, हमें एक्सट्रीमिज़म को फ़ाइट करना है और हमें दहशतगर्दी को फ़ाइट करना है। एक्सट्रीमिज़म क्या है? इंतहा पसंदी। जब तक सोच नहीं बदलेंगे हम इन लोगों का, इन एलिमेंट्स का ख़ात्मा नहीं कर पाएंगे पूरी तरीक़े से। अगर ये एलिमेंट्स हमारे माशरे में हैं तो इनका मुकाबला हमें करना है, हम आराम से नहीं बैठेंगे। चीफ मिनिस्टर सिंध, आपने उनके हवाले से कहा कि उनके पास होम का जो है वो शोबा है। मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को पूरी रात सोशल मीडिया पर देखा है। मैंने उनका सुबह 5 बजे भी मेरा ख्याल है कि फ्यूनरल प्रेयर्स में वो थे, उनकी वहाँ भी सोशल मीडिया पे पूरी आप लोगों की रिपोर्ट आई। रात गए भी मेरा ख्याल है सारी रात वो वहाँ थे। I am not saying कि Chief Minister Sindh is a Pakistan People's Party member, so I am going to praise him. But आप मुझे बताएं कि दहशतगर्दी के अफसोसनाक इस तरह के वाक़यात और भी सूबों में हुए हैं। आपने कितने चीफ एग्जीक्यूटिव्स को देखा है ऑन ग्राउंड
آپ نے کتنے چیف ایگزیکٹوز کو دیکھا ہے پولیس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے, رینجرز کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے, آرمی کو سپورٹ کرتے ہوئے کہ جی آپ نے ہمارے لیے جانیں دی ہیں. وہاں پر جو لوگ شہید ہوئے وہ کل اس پوری رپورٹ کو خود اس کا معائنہ کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, پوری پروگرس. ابھی وہ بلڈنگ انڈر اٹیک تھی جب چیف منسٹر سندھ اس بلڈنگ میں موجود تھے. سو آئی تھنک کہ کسی بھی چیف ایگزیکٹو کی, اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, اگر ایسی کوشش نظر آئے گی تو اس کو ضرور ہم اپریشیٹ کریں گے, کیونکہ دہشت گرد جب بام باندھ کے آتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو مارنے کا تو تہیہ کیا ہوتا ہے, اس کو یہ فکر نہیں ہے, اس کو آپ مار کے بھی کچھ حاصل نہیں کریں گے, اس نے بام باندھا ہوا ہے. اور وہ سوسائڈ بامبنگ جو ہوئی ہے اس میں ہمارے 4 لوگ شہید ہوئے ہیں, اس میں ایک سویلین ہے, 3 افسران ہیں. انہوں نے لڑتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے اور آئندہ بھی اسی جرأت سے لڑیں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اسی طاقت اور اپنی اسی ریزولو کا مظاہرہ کریں جو ہم ایک عرصے سے کر رہے ہیں. آپ کی میڈیا کے ساتھیوں نے بہت دیکھا ہے, مجھے یاد ہے کراچی میں جب یہ بم باری جب شروع ہوئی تو پہلے ایک بم تھا, پھر 2 بمز ایک وقت میں پھٹا کرتے تھے. کئی دوست ہمارے جو ہیں وہ اس کو دیکھ چکے ہیں قریب سے. تو یہ دہشت گرد جو ہے اس کی کارروائی جاری ہو, لیکن ہمارا دفاع اور ہماری جو اس سے لڑنے کی سوچ اور نیت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. I would just like to say کہ پاکستان is a victim of terrorism. It continues to give precious lives in this fight against terrorism. لیکن پاکستان کے اندر جو ایسے لوگ ہیں یا ایسی سوچ ہے جو ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, میری نظر میں, ہماری نظر میں وہ بھی دہشت گرد ہیں. تو لہٰذا ہمیں مل کر ان کے جو سہولت کار ہیں دہشت گردوں کے, اور جو ان کے فائنینسرز ہیں, اور جو وہ خود دہشت پھیلانے والے لوگ ہیں, ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو نیست و نابود کرنا ہے. بہت شکریہ.